तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। अब हम कक्षा 12 भूगोल का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहला इसमें बहु विकल्प के जो प्रश्न आए थे उसमें पहला खंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसमें बी सही आंसर था कि मात्रात्मक क्रांति भूगोल का उपागम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। तो सही उत्तर है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया या ध्रुवीय प्रदेश। तो सही उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत बोई जाती है? तो सही आंसर है यहाँ पे मूंग। शुष्क कृषि का मतलब है कि जहाँ पर बारिश कम होती है, जिस फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, अरवारी पानी संसद किस राज्य से संबंधित है? आपको पढ़ाया था मैंने, लगाओ गैस लगाओ। तो सही उत्तर इसका मैंने ये पे लिखा हुआ है राजस्थान। खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल सोना कहा जाता है? सही उत्तर है पेट्रोलियम को। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक से संबंधित विद्वान हैं? यहाँ पे महबूबुल्लाह का नाम नहीं है, साथ में अमर्त्य सेन भी थे, तो अमर्त्य सेन यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? अफ्रीका। रुको जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आपको पता ही है, 3 विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधारा। इसको रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना भी कहते हैं। तो ये ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम क्या है? इंडो आर्यन भाषाई समूह। प्रवास किसे कहते हैं? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। सहकारी कृषि का सफलतम प्रयोग करने वाले देश का नाम? डेनमार्क। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, एवं प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम लिखिए। जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल आदि। साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं? साझा संपत्ति संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं, जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। सामुदायिक वन, जिस पर सभी लोग पशुओं के लिए चारा लाते हैं, सामुदायिक वन चारागाह है। ग्रामीण जलीय क्षेत्र, चौपाल, जहाँ पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों के उपयोग का अधिकार समुदाय के सभी व्यक्तियों को एक समान होता है। साझा संपत्ति संसाधनों के लिए चारा, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन एवं अन्य उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी व औषधीय पौधे आदि उपलब्ध होते हैं। इन भूमियों का ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे किसानों तथा अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के गुजर बसर में विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोग भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। ग्रामीण महिलाओं के लिए इन साझा भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि गाँव में चारा व ईंधन लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों की कमी होने पर उन्हें चारा और ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। पहला कारक है धरातल। धरातल की प्रकृति या भू आकृति जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समतल मैदानी भागों में मनुष्य के लिए आजीविका के साधन, विशेषतः कृषि तथा परिवहन के साधन आदि पर्याप्त विकसित होते हैं। इसलिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या मैदानों, नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में निवास करती है। गंगा घाटी तथा डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टा प्रदेश इसीलिए घने आबाद हैं। इसके विपरीत पठारी, पहाड़ी तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम आबादी मिलती है। हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र तथा थार मरुस्थल विरल आबाद है, मतलब वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है।
प्रायद्वीप के पठारी क्षेत्रों में मध्यम सघन मतलब मध्यम है, झरना ज़्यादा न कम आबादी मिलती है। दूसरा है स्वास्थ्यप्रद जलवायु। अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। भाबर, तराई, गंगा का निम्न डेल्टा में आदि क्षेत्रों में दलदल व वनों की अधिकता तथा आर्द्र जलवायु के कारण विषैले कीड़े मकोड़े तथा जंगली जीवों एवं बीमारी के कारण बहुत कम घने बसे हैं, जबकि भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी जलवायु के कारण सर्वत्र अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा जल संग्रहण की उपयोगिता बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय बढ़ाता है। वर्षा जल संग्रहण कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करता है। वर्षा जल संग्रहण बाढ़ के प्रभाव को भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार से हम मानव विकास सूचकांक के आधार पर 4 वर्ग में हम विश्व को बांटते हैं। तो इसमें देखते हैं, सभी देशों को अपने मूलभूत क्षेत्रों स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 स्कोर दिया जाता है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के अंतर्गत जो प्रगति होती है उस पर हम 0 से 1 स्कोर उसको दिया जाता है, और यह स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। प्राप्त स्कोर के आधार पर विश्व के देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अति उच्च वर्ग, जिसमें स्कोर दिया जाता है 0.8 से ऊपर, और इसमें कुल 59 देश शामिल है। और दूसरा है उच्च वर्ग, जिसमें 0.7 से 0.79 के बीच में स्कोर दिया जाता है, और इसमें 53 देश सम्मिलित हैं। मध्यम वर्ग, जिसमें 0.55 से 0.70 तक के बीच स्कोर दिया जाता है, और इसमें 39 देश शामिल हैं। और निम्न वर्ग में 0.5 से 0.54 से कम स्कोर रहता है, और इसमें 38 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। तो पहले अभ्रक के बारे में बताते हैं कि अभ्रक एक धात्विक खनिज है और इसकी उत्पत्ति अकार्बनिक है। अभ्रक को बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है जो सख्त और लचीली होती हैं। अभ्रक ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, लेकिन विद्युत का कुचालक है। इन गुणों के कारण अभ्रक का व्यापक रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बिजली के उपकरण, विद्युत, लोहा आदि जैसे उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भारत के अभ्रक क्षेत्र निम्नलिखित है। उत्तर पूर्वी पठार के क्षेत्र में छोटा नागपुर झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का हिस्सा शामिल है। अभ्रक का उत्पादन भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश में अभ्रक की जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली खान है वह नेल्लोर जिले में पाई जाती है, और तेलंगाना और उसके बाद राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कन्याकुमारी, और पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और बांकुरा, और कर्नाटक में मैसूर तथा हासन जिले में, केरल में अलेपी जिले में, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी और मध्य प्रदेश में। झारखंड को भारत के अभ्रक राज्य के रूप में जाना जाता है। उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार में लगभग 150 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में प्राप्त होता है। झारखंड के कोडरमा जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह माणिक अभ्रक के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बंजर भूमि वह भूमि जो प्रचलित टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल और खड्ड आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती तथा कृषि रहित है। भूमि उदार टेक्निक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
स्थानांतरी कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। तो स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है क्योंकि स्थानांतरी कृषि में यदि मृदा की उर्वरता में कमी हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ना पड़ता है, और दूसरे क्षेत्रों में भूमि की वनस्पतियों को काट कर व जलाकर उन क्षेत्रों को कृषि के लिए साफ किया जाता है। साथ ही इससे मृदा अपरदन होता है जिससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, और द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो ऊँची बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है, और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ जाती है। तो इन अवस्थाओं में विश्व के अलग अलग देश अभी भी हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बांग्लादेश का उदाहरण इन्होंने दिया है, और जो द्वितीय अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या, और तीसरी अवस्था में कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि या परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर अवस्था से ऊपर उठकर शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक बनता है, वैसी वैसी जनसंख्या की विशेषताओं में परिवर्तन होते जाता है। जैसे उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर परिवर्तित होकर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाता है। जीवन संभाव्यता और जीवन प्रत्याशा बढ़ जाता है। परिवार का आकार बड़ा से छोटा हो जाता है। यह सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉमसन ने 1929 में प्रस्तुत किया था, जिसे फ्रैंक W. नोटेस्टीन ने 1945 में संशोधित करके वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। इसी कारण से नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इन दोनों ने यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनुभाषित जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्तियों को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का आधार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौमजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौमजल विकास इसलिए अधिक हुआ क्योंकि इन प्रदेशों में उगाई जाने वाली फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्यों से हुआ था। साथ ही भौमजल की मात्रा भी इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तालिका दी जाती है और इस तालिका के आधार पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका उत्तर आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या में कुल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस सेक्टर में श्रमिकों की सहभागिता सबसे अधिक है। तो आपको दिख रहा होगा तालिका में कि प्राथमिक सेक्टर में सबसे अधिक है, क्योंकि देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी हुई है और कृषि और उससे संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें लगी हुई है। इसका कारण ये भी है कि देश में प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतर अशिक्षित लोग हैं जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं और कुछ व्यवसाय अपना लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं टेक्नोलॉजी की, तो वो द्वितीय या तृतीय क्षेत्रों में शामिल हो जाता है। किस सेक्टर में श्रमिकों की सहभागिता सबसे कम है? तो आपको दिख रही तालिका में द्वितीय क्षेत्र में। इसका कारण क्या है? औद्योगिक विकास न होने के कारण, तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण इस सेक्टर में श्रम की सहभागिता कम है। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो जो ग्रामीण बस्ती है उनके जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं: गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती और परिक्षिप्त बस्ती। तो गुच्छित बस्ती क्या होती है कि संकुलित बस्तियों को कॉम्पैक्ट या एग्लोमरेटेड न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के रूप में भी जाना जाता है। संकुलित बस्ती में घरों के बीच की दूरियां बहुत ही कम होती हैं। संकुलित बस्तियों के रहने का क्षेत्र वहाँ की कार्यकारिणी जिस क्षेत्र, जैसे
आसपास के खेतों, खलिहान, चारागाहों से अलग होता है और इस प्रकार की वस्तुओं में कुछ पहचानने योग्य पैटर्न जैसे आयताकार, रेडियल, रैखिक, तारा आदि का प्रारूप देखने को मिलता है। संकुलित ग्रामीण वस्तुओं के कारण सड़क, जल मार्ग आदि जैसी संचार सुविधाओं की उपलब्धता। उदाहरण के लिए ग्रामीण बस्तियों के आयताकार पैटर्न आयताकार सड़कों के समानांतर पाए जाते हैं। सड़कों और नदियों के समानांतर रेखीय ग्रामीण बस्तियाँ बनती हैं। ये कुछ अब है अर्ध संकुल बस्तियाँ। अर्ध संकुल बस्तियों को खंडित बस्तियों के रूप में भी जाना जाता है। यह दो तरह से बनता है। यह विखंडित बस्तियों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में संकुलन, क्लस्टरिंग माने एक साथ के इकट्ठा की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप होता है। यह सघन बस्तियों के अलगाव या विखंडन का भी परिणाम है। इसमें गांव का एक या अधिक वर्ग के लोग मुख्य संकुलित कस्बे से थोड़ी दूर स्वेच्छा से या मजबूरी से रहता है। सामान्य तौर पर प्रमुख समुदाय के मध्य मार्ग पर कब्जा कर लेता है, जबकि दिहाड़ी मजदूर या समाज के निचले तबके के लोग गांव के बाहरी हिस्से में बस जाते हैं। नेक्स्ट है पल्लीकृत और उसके बाद परिक्षिप्त। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में बस्तियों के प्रारूपों के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। कई कारक हैं जो विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें भौतिक पर्यावरण मुख्य है। भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और पानी की उपलब्धता जैसे भौतिक कारक बस्तियों के प्रारूपों के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में संकुलित बस्तियाँ पानी की उपलब्धता से प्रेरित होती हैं। अनुकूल जलवायु संकुलित बस्ती का पक्ष लेती हैं और कठोर जलवायु लोगों को परिक्षिप्त तरीके से जीने के लिए मजबूर करती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अलग अलग देशों में उगाई जाने वाली रोपण कृषि फसलों के नाम बताइए। तो रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फर्मों पर की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि से उत्पादित अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में एक फसल के उत्पादन पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक आदि का प्रयोग होता है। इस कृषि में कुशल श्रमिक कार्य करते हैं और ये श्रमिक स्थानीय होते हैं। कुछ प्रदेशों में दास श्रमिक भी कार्य करते हैं। ये विशेषता है। अब देखिए, अब विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख रोपण फसलें। जैसे भारत में रोपण फसल है चाय, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना और केला, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको और फिलीपींस में नारियल और गन्ना। ठीक हो गया। अब है जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा कर सकता है? व्यापक अर्थों में जल संभर प्रबंधन में सभी संसाधनों का संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पौधे, पशु और मानवीय संसाधन शामिल है। ठीक है। दूसरे अर्थ में अगर हम देखें इसको, जल संभर प्रबंधन मूल रूप से जल प्रबंधन तकनीक है जो सतही और भूजल के कुशल प्रबंधन और संरक्षण का कुशल प्रबंधन करना है। जल संभर प्रबंधन के निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या करते हैं? रोधी बांध, तालाब आदि के माध्यम से सतही जल अपवाह को रोकना और भंडारण करना शामिल है। विभिन्न तरीकों से भूजल का पुनर्भरण करना और रिसाव टैंक, पुनर्भरण कुआं आदि को बनाना। जल संभर प्रबंधन की सफलता काफ़ी हद तक सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। ठीक हो गया। कुछ जो भारत सरकार कार्यक्रम चला रही है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा आयोजित हरियाली संभर प्रबंधन परियोजना, आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू जल संभर प्रबंधन योजना और अरवारी पानी संसद राजस्थान में, और आंध्र प्रदेश में जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक हो गया। हाँ, जल संभर प्रबंधन सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे जल संभर प्रबंधन से ग्रामीण आबादी को सिंचाई, मछली पालन और वनीकरण के लिए जल उपलब्ध कराता है, जिससे वहाँ आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण और लोगों का विकास शामिल है। क्योंकि जल संभर प्रबंधन में प्रायः जल संसाधनों का संरक्षण, विवेकपूर्ण उपयोग और पर्याप्त उपलब्ध कराना शामिल है, जो प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन स्थापित करता है। जल संभर प्रबंधन से सतत विकास के तीन अवयव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जनता का संतुलित विकास में मदद करता है, और इस प्रकार जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य। मनुष्य अपने आप को
प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। जब तकनीकी विकास का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का था तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो प्रकृति को सुनते थे और उसके कोप से डरते थे और उसकी पूजा करते थे। मानव के आदिम समाज प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। उदाहरण के लिए मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्राकृतिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि वह महुआ के पेड़ के फूल, घास के पत्ते और जंगल में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की जड़ों को खाते थे। वह पलास और साल के पेड़ों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बीमारी को दूर करने के लिए वहाँ उपलब्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया और वह उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति जंगल की पूजा करते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा मानचित्र वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया था कि गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र बताना था मानचित्र पर। तो ये हमने मानचित्र में दिखाया, जहाँ पे मैंने डैश डैश किया हुआ। ये दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है जहाँ पर जो है गहन निर्वाह कृषि की जाती है। दूसरा है फजेंडा क्षेत्र। फजेंडा क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ पर कॉफ़ी और कहवा अधिक मात्रा में होता है, ये है ब्राज़ील फजेंडा क्षेत्र। और दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। आपको पता ही है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका घास का मैदानी क्षेत्र, वेल्ड, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद भारत के मानचित्र पर निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा था झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में। और तीसरा है उत्तराखंड का एक औद्योगिक नगर उधम सिंह नगर। इस प्रकार हमारा ये कक्षा 12 भूगोल का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का सॉल्व हो गया। धन्यवाद।